नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। चैनल पे अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें। उससे होता क्या है कि आप लोगों को इन फ्यूचर में जितने भी लेक्चर आते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाती है। आपसे कोई भी लेक्चर छूटता नहीं है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कराया जाता है। ठीक है, तो आज का जो दिन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु का जो दर्जा होता है वो भगवान से भी बड़ा माना गया है। इसीलिए आप लोगों को गुरु पूर्णिमा के हार्दिक जो पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। इसीलिए आप लोगों को अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। कल हुआ क्या था कि कल का जो लेक्चर था हमारा उसके बीच में ही जो लाइट थी वो चली गई थी। शायद लाइट हाउस में कोई प्रॉब्लम आई थी, इसकी वजह से लाइट चली गई थी बरसात की वजह से। तो जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो बीच में ही छूट गया था, हम उसे कंटिन्यू फिर से करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ टेक्निकल फादर के साथ। हमारा जो लेक्चर था वो क्या था, वो चार्जिंग था। चार्जिंग या आप इसे क्या बोलते हो, रिफिलिंग भी बोलते हो। क्या बोलते हो, रिफिलिंग भी इसे बोलते हो। मैंने कई बार आप लोगों से एक बात बोली है कि जो भी वर्ड आप लोगों को इंग्लिश में मिलता है उसे सबसे पहले आप लोगों को हिंदी में कन्वर्ट करना होता है ताकि उसका जो मीनिंग्स है, उसका जो मतलब है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। उसी से पता चलता है चार्जिंग और रिफिलिंग। चार्जिंग का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, काफी जगह आप लोगों ने ये चीजें सुनी होगी। आपका जो मोबाइल है अगर वो उसकी बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है तो आप लोग क्या करते हो, उसे चार्ज करते हो। और वहीं से एक वर्ड आया है चार्जिंग, यानी कि कहीं से अगर कोई चीज खत्म हुई है वहां पर दोबारा उसे चार्ज करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसे चार्जिंग बोलते हैं। रिफिलिंग की जब हम बात करते हैं तो रिफिलिंग का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद आ रहा होगा। कौन सा, जब आप 8th स्टैंडर्ड या फिर 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में रहे होंगे स्कूल के अंदर, तो वहां पर क्या होता था कि कुछ लोग स्कूल से बाहर से अक्सर आया करते थे अपनी चीजों का प्रचार करने के लिए, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए। तो वहां पर क्या कुछ लोग आते थे तो वो क्या करते थे कि जो आप लोगों के पेन के अंदर की रिफिल होती थी, उस समय सुरमा बोलते थे, याद होगा। ठीक है, तो उसे सुरमा बोला जाता था। तो उसे फिल करने के लिए एक बोतल सी वो लेकर आते थे। वो बोलते थे कि आप इसे फेंकिए मत रिफिल को और आप इसे फिल कर सकते हो। 10 रुपए या 5 रुपए की शायद वो बोतल रही होगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रिफिल, यानी कि रिफिल को फेंकना मत, उसे बोतल से आप दोबारा रिफिल कर सकते हो। री का मतलब दोबारा और फिलिंग का मतलब दोबारा भरना। ठीक है, अब यहां पर फीलिंग से इसका मतलब क्या हुआ, रिफिलिंग और चार्जिंग का हम मतलब क्या समझें। सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है, इसके जो 2-3 और टॉपिक रहेंगे उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। चार्जिंग से रिलेटेड इसके कुछ क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। पहला होता है आरपीएम। आरपीएम, ठीक है, इसे इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। आर का मतलब होता है, आप इसे रोटेशन पर मिनट भी बोल सकते हो, रेवोल्यूशन पर मिनट भी बोल सकते हो। तो रोटेशन, मैं रोटेशन लिख रहा हूं, रोटेशन पर मिनट, मिनट। ठीक है, पर ये लगा दिया, आप पर लगा सकते हो, रोटेशन पर मिनट। दूसरा इसका जो बच्चा होता है वो होता है बैक प्रेशर। बैक प्रेशर। तीसरा जो होता है वो होता है सक बैक। सक बैक, सक बैक। चौथा जो होता है वो होता है नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स। नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, फोर्स। ये 4 टॉपिक होते हैं जो हमारे चार्जिंग का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान हम देखते हैं, हम सीखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। अगर चार्जिंग आप लोगों को समझनी है तो इन चारों टॉपिक को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों ये जो 4 हैं इनके बिना आप लोगों को चार्जिंग जो है वो समझ में नहीं आएगी और कंप्लीट भी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आरपीएम। आरपीएम का मतलब समझ लिया हमने कि रोटेशन पर मिनट। आप गति की बात करते हो, क्या बात करते हो, गति की बात करते हो, मोशन की बात करते हो। तो हम इसे 2 तरीके से देखते हैं। एक तो होती है हमारी, क्या होती है, वेग, जिसे बोलते हो वेग या वेलोसिटी। एक होती है वेलोसिटी, दूसरी एक गति और होती है। ये गति कौन सी होती है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है। उसे आप, एक बाइक है वो जा रही है, रोड पे जा रही है, तो आप उसे क्या बोलोगे, गति है, वेलोसिटी है, वेग है।
तो उसे भी क्या बोलेंगे, स्पीड है ये भी, तो इसे क्या बोल दिया, वेग बोल दिया, इसे v से डिनोट करते हैं। अगर कोई चीज घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो वो भी तो क्या है, वो भी तो गति है, ठीक है, वो भी स्पीड है। और जब स्पीड है तो उसे हम डिनोट किससे करते हैं, उसे डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है, ये सुना भी होगा आपने, ओमेगा से डिनोट बोलते हैं, इसे बोलते हैं घूर्णन गति, घूर्णन गति, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब ये तो हम देखते हैं कि भाई ठीक है, जब हमारा स्क्रू इंजेक्शन करता है तो ये चीज तो हमारे सामने आती है, लेकिन इससे थोड़ा सा हम क्या रहते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इसे समझने की कोशिश नहीं करते। तो घूर्णन गति हमारी कहां होती है, जब स्क्रू रिफिलिंग लेता है, चार्जिंग लेता है, उस दौरान स्क्रू घूमता है, ठीक है, और जब वो जितनी स्पीड से घूमता है उसे क्या बोलते हो आप, रिफिलिंग बोलते हो, जो घूर्णन गति है वो बोलते हो, रोटेशन मोशन बोलते हो। अब वो पर मिनट की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, पर मिनट की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर स्क्रू कितनी बार घूमता है, कितनी स्पीड से घूमता है, कितने चक्कर लेता है, उसे आप क्या बोलोगे, घूर्णन गति बोलोगे या रोटेशन मोशन बोलोगे, रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन इसे बोल दोगे। अब यहां से चीजें समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले इसे मैं थोड़ा सा उधर लिख देता हूं, दोनों चीजों को, तीनों को, आरपीएम, बैक प्रेशर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा आप लोगों का सकबैक हो गया, सकबैक हो गया, और तीसरी आप लोगों का चौथा हो गया नोजल कॉन्टैक्ट, नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब ये चीज देख ली, इसके लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहां थोड़ा सा हम होपर ले लेते हैं, ये होपर ले लेते हैं, इसे मैं साफ कर देता हूं। यहां से कुछ इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, इसके अंदर हम स्क्रू बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ड्राइंग में इतने अच्छे नंबर नहीं थे हमारे, इसीलिए थोड़ी सी आडी तिरछी भी बन सकती है, तो उससे थोड़ा सा ध्यान देना। जब मेरा ड्राइंग का पेपर चल रहा था 10th का, ठीक है, जब मेरा 10th का ड्राइंग का पेपर था, तो मैं सुबह के 7 बजे से पेपर था और 8 बजे तक मैं रूम पे सोया हुआ था, ठीक है, रूम पर सोया हुआ था। अचानक आंख खुली, आंख खुलने के बाद में एक फ्रेंड था, उसने बाइक से वहां पर छोड़ा, तो वो ड्राइंग का पेपर था, इसलिए मैं पास हो गया और मेरे 60 नंबर 100 में से आए थे। तो लापरवाही जब आपके एग्जाम होते हैं उसमें नहीं करनी चाहिए, हमने करी है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो रोटेशन की बात करते हैं। जब हमारे स्क्रू है, यहां पर देखो, हमारा फाइनल जो गोल है वो क्या है, वो है इस मोल्ड के अंदर मटेरियल को फिल करना, इस मोल्ड के अंदर मटेरियल को फिल करना, इंजेक्ट करना। अब वो मटेरियल आएगा कहां, वो मटेरियल होपर से आएगा, रॉ मटेरियल होपर से आएगा। अब मेरे एक बात समझिए, अगर ये मार्कर है, मार्कर के आगे ये रुमाल है, अगर मैं इसे पुश करके आगे धकेलना चाहूं तो इसे कब धकेल सकता हूं, तब धकेल सकता हूं जब ये मार्कर के सामने हो। अगर ये मार्कर के पीछे है तो मैं धकेल दूंगा, नहीं धकेल सकता। तो इसीलिए अगर मोल्ड के अंदर मटेरियल को इंजेक्ट करना है तो इस मटेरियल को कहां होना चाहिए, इस मटेरियल को स्क्रू के सामने होना चाहिए। इसे लाने के लिए, इस स्क्रू को यहां पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर इस स्क्रू को पीछे लेके जाना पड़ेगा। जैसे ही हम स्क्रू को घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो रोटेट करते ही इसकी जो फ्लाइट होती है, ये जो फ्लाइट, हम इसे चूड़ी भी बोल सकते हो, वैसे फ्लाइट इसका टेक्निकल नाम फ्लाइट होता है। जब ये फ्लाइट होती है वो इस तरीके से डिजाइन की हुई होती है कि जब आप इसके ऊपर मटेरियल यहां पर आएगा तो ये मटेरियल जो है अपने आप ही आगे जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये मटेरियल वहां पर जाना स्टार्ट होगा तो वहां पर क्या है, इतना स्पेस नहीं होगा, हो सकता है 1 mm स्पेस हो, 2 mm स्पेस हो। तो स्क्रू जैसे ही यहां से घूमना स्टार्ट किया, कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में ये घूमता है स्क्रू, इसे याद रखना है। जैसे घूमना शुरू करेगा तो पहले क्या आएगा हमारा, आरपीएम। यहां से हमने आरपीएम देख ली, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आरपीएम क्या होती है, रिफिलिंग के दौरान जितनी गति से स्क्रू रोटेट करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इसकी आरपीएम बोलते हैं। या फिर 1 मिनट के अंदर स्क्रू कितनी एक तरीके से रोटेशन लेता है, वो भी उसकी आरपीएम ही होती है। अब आरपीएम हो गई। अब स्क्रू यहां से क्या चलेगा, पीछे की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। कैसे चलना स्टार्ट करेगा, जब यहां मटेरियल भरेगा, जब यहां पर मटेरियल भरेगा तो ये पीछे की तरफ प्रेशर लगाएगा,
ये पीछे की तरफ प्रेशर लगाएगा। आप टायर का एग्जांपल समझ लीजिए, ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर जितना स्पेस होता है तो आप उसमें एयर भरते हो। जब एयर फिल करते हो तो पहले तो एयर तेजी से जाती है जितना स्पेस होता है, और जैसे सॉरी जैसे ही एयर क्या है स्पेस को कवर कर लेती है, फिर वो क्या है, वो टायर जो होता है, जो ट्यूब होती है, वो फैलनी स्टार्ट होती है। ठीक उसी तरीके से जितना यहां पर स्पेस है, अगर वो स्पेस फिल हो गया लेकिन ये स्क्रू लगातार घूम रहा है तो मटेरियल भी आगे लगातार आ रहा है, और जैसे ही मटेरियल लगातार आ रहा है तो ये मटेरियल जो है ये स्क्रू पर पीछे की तरफ प्रेशर लगाएगा, और जब ये प्रेशर लगाएगा तो स्क्रू पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब ये पीछे जाना स्टार्ट हो गया, लेकिन जब कोई भी चीज, हम मान लो कि कोई बॉल पड़ी है, मैंने उसे लात मारी, किक मारी उसे, तो वो जरूरी नहीं है कि वो मेरी जो किक लगी है वो एक ही स्पीड से जाएगी, ठीक है, वो जरूरी नहीं है, वो उसका जो सरफेस है वो उस पर भी डिपेंड करेगी। तो इसीलिए अगर यहां से मटेरियल फोर्स करेगा पीछे की तरफ तो जरूरी नहीं है ये जो प्रेशर लगेगा ये इक्वल लगेगा, कभी स्क्रू पे ये ज्यादा लगेगा कभी कम लगेगा, और जब ये डिफरेंस इसमें होगा तो स्क्रू कभी तेजी से पीछे जाएगा कभी धीरे से जाएगा। तेजी से जाएगा तो बीच में एक तरीके से गैप बनेगा तो मोल्ड के अंदर मटेरियल जो जाएगा वो कम जाएगा, और जब कम जाएगा तो शॉर्ट फीलिंग होगी, शॉर्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पीछे से इसे रोकने के लिए, रोकने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्टॉप कर देना है, रोकने के लिए मतलब इसका विरोध करने के लिए एक प्रेशर हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा लगाया जाता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा एक जो प्रेशर होता है वो पीछे की तरफ से लगाया जाता है। ये जो प्रेशर होता है, ये जो पीछे से लगाया गया प्रेशर होता है स्क्रू के ऊपर, ये फिक्स होता है, या तो ये 10 बार का होगा या 5 बार का होगा, 8 बार का होगा, या फिर 15 बार का होगा या 12 बार का होगा। ये फिक्स होता है, जितना भी आपने फिक्स किया, ये कम ज्यादा होने वाला नहीं है। अब एक चीज समझो, जब ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, साथ 10 बार का प्रेशर लगा दिया तो ये कौन सा इसे पीछे की तरफ पहुंचा थोड़ी ना देगा, बिल्कुल नहीं पहुंचा देगा। अब समझो जैसे ही ये मटेरियल यहां पर बढ़ेगा तो ये प्रेशर भी अपने आप बढ़ेगा, और जैसे ही ये प्रेशर कितना होगा, 8 हो गया, कोई मूवमेंट नहीं है, 9 होगा, कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे ही ये 10 हुआ, हो सकता है मूवमेंट थोड़ी हो, जैसे ही ये 10.1 भी होगा तो स्क्रू पीछे चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब मटेरियल का जो बैक प्रेशर है वो जो ये पीछे से हाइड्रोलिक सिलेंडर से बैक प्रेशर आप लोगों ने लगाया हुआ है वो ज्यादा हो गया, ये वाला ज्यादा हो गया इस प्रेशर से, तो ये पीछे की तरफ चलने लगेगा। जैसे ही यहां पर गैप बनेगा, भाई जैसे ही स्क्रू पीछे चलेगा तो यहां पर क्या बनेगा, गैप बनेगा, गैप बनते ही क्या होगा, फिर से प्रेशर लूज हो जाएगा, ठीक है भाई, आयतन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर लूज हो जाएगा, और जब लूज हो जाएगा तो फिर ये रुक जाएगा, और फिर से जो मटेरियल है वो लगातार यहां पर आ ही रहा है, क्योंकि स्क्रू घूमता रहेगा तो मटेरियल आता रहेगा। जैसे ही ये रुकेगा, ये मटेरियल पीछे की तरफ फिर से फोर्स लगाएगा तो फिर से ये जो स्क्रू है वो पीछे की तरफ फिर से चलने लग जाएगा। और ये जो दोनों चीजें होती हैं, रुकना चलना, ये इतने माइनर समय में होती है, वो छोटे समय में होती है कि स्क्रू आप लोगों को लगातार घूमते हुए पीछे जाता ही दिखाई देता है, वो आप लोगों को रुककर चलना रुककर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये लगातार ही चलना स्टार्ट करता है और अपनी पोजीशन तक ये चलते ही रहता है, घूमते ही रहता है। इतनी बात समझ में आई? तो अब आप लोगों को बैक प्रेशर तो समझ में आ गया, बैक प्रेशर क्या होता है और क्यों लगाया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब बैक प्रेशर तो हमें पता चल गया कि कैसे लगता है, प्रोसेस तो पता चल गया, अब ये बताइए कि इसका यूज क्या है, मेन है इसका यूज। भाई जब तक कोई चीज आप लोगों के लिए बेनिफिट नहीं कर रही है तो उसका कोई मतलब है? कभी आप लोगों से किसी भी इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपकी मशीन का कलर कैसा था? मतलब ही नहीं है। अरे जिस चीज का बेनिफिट ही जीवन में नहीं है उसके बारे में कौन पूछेगा। इसीलिए सबसे पहले आप ये बताइए कि बैक प्रेशर होता क्यों है, मतलब इसका ये लगता क्यों, इसका कारण क्या है, यूज क्यों किया गया है, तो समझो इसे। बैक प्रेशर जब लगता है तो दो चीजें समझो। पहली चीज क्या होती है कि जब बैक प्रेशर लगेगा तो मान लो कि रिफिलिंग टाइम आपका कितना है, रिफिलिंग टाइम आपका 20 सेकंड चल रहा था। कब चल रहा था? जब बैक प्रेशर जीरो था, बैक प्रेशर जीरो था तो 20 सेकंड चल रहा था। जैसे ही बैक प्रेशर आप लोगों ने लगाया तो ये कितना हो गया, 30 सेकंड हो गया, 30 सेकंड हो गया। अब यहां पर दो चीजें बनती हैं, जब बैक प्रेशर नहीं है तो 20 सेकंड तक स्क्रू मटेरियल के अंदर रोटेट कर रहा है, ये बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो
कि स्क्रू मटेरियल को 20 सेकंड तक मिक्स कर रहा है। ये भी बोल सकते, दोनों बातें सही हैं। जैसे ही हमने बैक प्रेशर अप्लाई किया तो ये 20 सेकंड से बढ़कर 30 सेकंड हो गया। कितना डिफरेंस आया? 10 का आया साहब। तो अब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि पहले जो स्क्रू मटेरियल के अंदर 20 सेकंड तक घूम रहा था, अब वो 30 सेकंड तक घूम रहा है। जब वो 20 सेकंड तक मटेरियल को मिक्स कर रहा था, अब वो 30 सेकंड तक मटेरियल को मिक्स कर रहा है। तो अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि बैक प्रेशर बढ़ाने से मटेरियल की जो मिक्सिंग है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन निकल के ये आया कि बैक प्रेशर का काम क्या है, तो मटेरियल की अच्छी मिक्सिंग के लिए बैक प्रेशर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इंजेक्शन मोल्डिंग में बैक प्रेशर पीछे की तरफ से लगाया जाता है, लेकिन एक्सट्रूजन, ब्लो मोल्डिंग, एक्सट्रूजन पाइप प्लांट, इनमें बैक प्रेशर कहां से लगता है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अब हमारा हो गया बैक प्रेशर। दूसरा काम इसका क्या होता है? इसका काम होता है मटेरियल को कॉम्पैक्ट करना, मिक्स करना, कॉम्पैक्ट करना, ताकि मटेरियल टूट ना जाए। जब पार्ट बनता है आप लोगों का, अगर मटेरियल अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा, अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं होगा, तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो आपस में उनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मिक्सिंग क्यों जरूरी है? तो आटा आप लोगों ने गूंथते हुए देखा होगा, तो आटे को क्या करते हैं? आटे को जब गूंथते हो तो आप उसे गूंथने पर थोड़ी देर 20 मिनट 10 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद में जब उसे उठाकर देखोगे तो वो इतना कॉम्पैक्ट हो चुका है, इस तरीके से रबड़ी की तरह खींचने लगेगा। क्यों खींचने लगेगा? कि अब जो है वो इस तरीके से आपस में उसके मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं कि वो टूट नहीं रहे हैं। समझ रहे हो? उसी तरीके से मटेरियल की जो मिक्सिंग है वो यहां पर इसी तरीके से रखी जाती है ताकि मटेरियल टूटे ना। जब वो बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा, ये मार्कर ये नहीं टूटेगा। ठीक है, इसीलिए बैक प्रेशर का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? अब इसी का एक भाई है सकबैक। सकबैक जैसे ही हमारी रिफिलिंग होगी, भाई स्क्रू ने यहां पर पहुंचा और ये 30 mm पर था, 30 mm पर जाकर स्क्रू घूमते हुए पहुंच गया। अब 30 mm पर जब ये रुका तो यहां पर तो मटेरियल भर रहा है, भरा हुआ है। दो कंडीशन यहां पर हो सकती है, या तो स्क्रू का जो नोजल है, जो बैरल का नोजल है वो यहां पर टच हो, तब तो भाई मटेरियल नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, अगर मोल्ड खुला हुआ होगा तो इसके अंदर से गिरने लगेगा। अगर स्क्रू पीछे, ये बैरल पीछे की तरफ है, तो यहां गिरने लगेगा, बूंद बूंद टपकने लगेगा। और इस बूंद बूंद टपकने वाला जो प्रोसेस होता है, इसे आप क्या बोलते हो? इसे ड्रूलिंग बोलते हो। ठीक है, और ड्रूलिंग को रोकने के लिए ही क्या यूज किया जाता है? सकबैक। सब ये बात तो समझ में आ गई कि ड्रूलिंग को रोकने के लिए सकबैक का यूज किया जाता है। और ड्रूलिंग क्या होती है? मटेरियल का नोजल से बूंद बूंद गिरना ही ड्रूलिंग कहलाती है। ये बात तो सही है। अब सकबैक साहब काम कैसे करता है ये बताइए। ठीक है, अब आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक क्यों पीनी पड़ेगी? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक को जब आप स्ट्रो डालते हो और उसे आप ऊपर की तरफ खींचते हो, सक करते हो, बोलते हैं ना सकिंग, सक्शन पंप होता है, वो अंदर की हवा को बाहर की तरफ फेंकता है। तो जो सक्शन होता है वो होता है निर्वात बनाने के लिए, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, हवा को कहीं से खत्म करने के लिए। जब आप लोगों ने स्ट्रो ली कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, तो स्ट्रो के अंदर का जो गैप है, जो एयर है, उसे आप लोगों ने अंदर की तरफ खींचा। और जैसे ही उससे एयर खींचेगी तो एयर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? नीचे लिक्विड जुड़ा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक जुड़ी हुई है, तो वो उसका जो लिक्विड है वो आपके मुंह में आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से सकबैक काम करता है। तो सकबैक क्या करेगा? सकबैक स्क्रू को बिना घूमे पीछे की तरफ खींचता है। जब स्क्रू बिना घूमे पीछे की तरफ खींचेगा, जैसे आप पिचकारी देखते हो होली पे, होली पे क्या करते हो? ऐसे खींच के देखना, तो जो आगे का उस पर भरा हुआ जो पानी होगा ना, वाटर होगा, उसे भी पीछे की तरफ खींच लेगा। क्यों? क्योंकि सकबैक है। वैसे ही जब स्क्रू पीछे की तरफ जाएगा बिना घूमे, तो ये जो मटेरियल है इसे पीछे की तरफ वो खींच लेगा। और जब ये पीछे की तरफ खींच लेगा, तो मान लो कि आप लोगों ने 5 mm सकबैक दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। और 5 mm यहां से खाली हो जाएगा। कितना खाली हो जाएगा? 5 mm। जितना सकबैक आप दोगे आगे से उतना एरिया क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और जैसे ही खाली हो जाएगा तो ना मटेरियल यहां पे होगा और ना मटेरियल बूंद बूंद गिरेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो ड्रूलिंग को रोकने के लिए सकबैक का यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमारा होता है नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स। नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मैंने किसी चीज पे धक्का लगाया, मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ा सा। अब मैंने किसी चीज पे धक्का लगाया, मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ा सा। मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ा सा। अब मैंने किसी चीज पे धक्का लगाया, मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ा सा। 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 मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ा सा।
मैंने किसी चीज पर क्या लगाया, धक्का लगाया। ठीक है, एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए है, ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, इसे नोट कर लीजिए 9896638771। ठीक है, अब ये नंबर आप लोगों को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जितने भी टॉपिक हमारे आते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग, चाहे इंजेक्शन मोल्डिंग के हो, चाहे फिर जो भी हो, उनके फंक्शन हो, पार्ट्स हो, जो भी चीजें हो, अगर आप उन्हें इसी तरीके से डिटेल में आगे भी पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को हमारा क्या करना होगा, एक ऑनलाइन कोर्स चलता है जिसे आप घर बैठे भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें क्या है, लगभग सारी चीजें, पूरा इंजेक्शन मोल्डिंग का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। आप घर बैठे ही इसे ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो और अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। वो लोग जो नॉन टेक्निकल हैं और एक ही कंपनी में 10 से 12 साल तक काम कर रहे हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, तो आप कंपनी में स्विच इसलिए नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो और प्रैक्टिकल आप लोगों को आता है लेकिन थ्योरी नहीं आती है। तो बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोगों इंटरव्यू को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप लोगों को आगे प्रैक्टिकल का मौका नहीं मिलेगा। और प्रैक्टिकल जो आप लोगों की थ्योरी होती है उसी से आप लोगों का इंटरव्यू होता है, उसी से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करना होगा और ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, अगर जो हमारी वीडियो आती है उनके जो पीडीएफ नोट्स होते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो तब भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हो। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स की हम बात कर रहे थे। नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स की जब हम बात करेंगे तो एक चीज समझो, मान लो हमने किसी चीज पर फोर्स लगाया, धक्का लगाया। कभी भी आप बाइक पे, गाड़ी पे कभी भी धक्का लगाते हो तो जिस चीज पर आप प्रेशर लगा रहे हो वो चीज भी आप लोगों को रिप्लाई में उतना ही प्रेशर लगा रही है। इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन का नियम। ठीक है, थर्ड लॉ बोलते हैं इसे। तो जैसे ही वो पीछे की तरफ धक्का लगाएगा, अब यहां पर चीजें समझो, जैसे ही यहां पर क्या है, मटेरियल आगे की तरफ आ रहा है, ये मटेरियल पीछे की तरफ धक्का लगा रहा है, तो क्या ये आगे की तरफ धक्का नहीं लगा रहा होगा भाई? आगे की तरफ भी तो धक्का लगा रहा होगा। और जब आगे की तरफ धक्का लगा रहा होगा तो क्या इंजेक्शन यूनिट पीछे जाने की कोशिश नहीं करेगी? सब बिल्कुल करेगी, ये तो सोचा ही नहीं है। तो जब ये पीछे जाने की कोशिश करेगी लेकिन पीछे जाती है नहीं है, तो इसे रोक के कौन रखेगा? इसे रोक के रखते हैं यहां पर जो कैरी सिलेंडर लगे होते हैं, यहां आप लोगों ने देखे होंगे साइड में जो कैरी सिलेंडर लगे होते हैं, वो इसे क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। और इसे ही बोलते हो नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स, जो रिफिलिंग के दौरान या इंजेक्शन के दौरान इंजेक्शन यूनिट को पीछे जाने से रोकते हैं, उसे ही आप बोलते हो नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स। चारों चीजें हो गई। अब आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अब आप लोगों ने चार्जिंग देखी, यानी कि रिफिलिंग देखी। ये क्या होता है? मोल्ड के अंदर मटेरियल को इंजेक्ट करने के लिए स्क्रू के आगे जो स्पेस होता है वहां पर मटेरियल को जो फिल करने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। कहां से? होपर से मटेरियल को लाकर, होपर से मटेरियल को मेल्ट करके स्क्रू के आगे स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है उसे आप चार्जिंग बोलते हो, उसे आप रिफिलिंग बोलते हो। नेक्स्ट स्टोर के लिए इसे तैयार करते हैं। ठीक है, इसका पहले क्या था? आरपीएम था। आरपीएम क्या होती है? स्क्रू कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है उसे आप आरपीएम बोलते हो। दूसरी था बैक प्रेशर। बैक प्रेशर क्या होता है? ये रिफिलिंग के दौरान हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा पीछे की तरफ से लगाया जाता है स्क्रू के ऊपर, ताकि जो मटेरियल की मिक्सिंग है वो अच्छी हो सके, मटेरियल कॉम्पैक्ट हो सके और जो हमारा पार्ट है उसकी जो मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्डिंग अच्छी बन सके और पार्ट बाद में जो है ब्रिटलनेस कम हो जाए। उसे क्या बोलते हैं? ब्रिटल जो है वो कम हो जाए, ब्रिटलनेस। इसीलिए आप बैक प्रेशर का यूज करते हो। तीसरा हमारा सक बैक था। सक बैक का काम होता है ड्रूलिंग को रोकना। और ड्रूलिंग क्या होती है? नोजल से जब मटेरियल बूंद बूंद टपकने लगता है लो विस्कोसिटी के कारण, तो उसे रोकने के लिए सक बैक का यूज किया जाता है। और इसका प्रोसेस क्या होता है कि स्क्रू रिफिलिंग के बाद में क्या करता है? बिना घूमे कुछ दूरी तय करता है और मटेरियल को आगे से पीछे की तरफ खींच लेता है और नोजल में क्या कर लेता है? यहां पर वैक्यूम, एक तरीके से स्पेस क्रिएट कर देता है, ना मटेरियल होगा ना नीचे गिरेगा। और फिर इसके बाद में आता है नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है कि रिफिलिंग के दौरान या फिर इंजेक्शन के दौरान स्क्रू को जो नोजल होता है उसे पीछे जाने से जो रोकने का काम करता है वो नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, आज का लेक्चर आप लोगों के सामने रहा। लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो लेक्चर को जल्दी से लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और एक बार फिर से आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।